नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं चिंतामणि शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वायरल करंट देश भर की खबर। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, ये मेरे पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को इंडिया चाइना में जो बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। उसी कंटिन्यूएशन में आज मैं ये वीडियो जो आपके सामने ले आया हूँ, उसमें इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। जून महीने में 15 जून से जब से गलवान वैली में भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, तभी से बाइकॉट चाइना का स्लोगन बहुत ज्यादा प्रचलन में आ चुका है। तो क्या बाइकॉट चाइना वाकई हो सकता है? हम चीन के गुड्स का बहिष्कार वाकई कर सकते हैं? इन्हीं सब बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अब हाल ही में आपने सुना रहेगा कि भारत ने चीन के 59 ऐप्स पे रोक लगा दी है, बैन लगा दी है, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरिट जैसे एप्लीकेशन शामिल हैं। इन सारे एप्लीकेशन पे एक डिटेल वीडियो बनाई गई है, हमारे चैनल पे अपलोड हुई है, अमन शर्मा ने उसको बनाया है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हाल ही में नितिन गडकरी जी जो हमारे भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक फैसला किया है कि भारत में जो रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं वो चाइनीज कंपनियों को नहीं दिए जाएंगे। ये जो सारे कदम हैं वो आत्मनिर्भर भारत, बाइकॉट चाइना, इसी दिशा में अग्रसर हमें दिखाई देते हैं। तो बाइकॉट चाइना, इसके ऊपर थोड़ा और विचार विमर्श करते हैं। बाइकॉट चाइना पे आने से पहले मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसका वॉल्यूम कितना है। भारत चीन से जो इंपोर्ट करता है, जो आयात करता है, वो लगभग 5 लाख करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख करोड़ का आयात जो है सालाना हम चीन से करते हैं। और हमारा एक्सपोर्ट जो निर्यात है वो चीन को केवल 1 लाख करोड़ है। तो 5 लाख करोड़ का आयात, 1 लाख करोड़ का निर्यात, तो टोटल ट्रेड डेफिसिट 4 लाख करोड़ का है। इसका मतलब सालाना 4 लाख करोड़ रुपया भारत से चीन जाता है व्यापार के रूप में। बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों ये। अब दोनों देशों की एक इकोनॉमिक कंपैरिजन में आपको समझा देता हूं। इस कंपैरिजन को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल सुन लीजिए। मान लीजिए दो फैमिलीज हैं। एक फैमिली की सालाना इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है और उस फैमिली में 5 लोग रहते हैं। तो पर हेड उस फैमिली की इनकम कितनी हुई? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मतलब उस फैमिली का एक मेंबर 2 लाख रुपए की इनकम को खर्च कर सकता है। वहीं दूसरी जगह एक फैमिली है जिसकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है और उस फैमिली में 10 लोग रहते हैं। तो पर हेड वहां पे इनकम कितनी हुई? 50 हजार रुपए। तो एक फैमिली की पर हेड इनकम 2 लाख रुपए, दूसरी फैमिली की पर हेड इनकम 50 हजार रुपए। दोस्तों रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन बेसिक चीजें होती हैं। अब ये तीन बेसिक चीजों पे खर्च करने के बाद अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो ये तीन बेसिक नीड पूरी करने के बाद भी मेरे पास कुछ सेविंग रह जाएगी। और उस सेविंग का इस्तेमाल मैं किस तरीके से करूंगा? दोस्तों मैं उस सेविंग का इस्तेमाल अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए करूंगा। मैं अपने लिए नए गजेट खरीदूंगा, अपने लिए गाड़ियां खरीदूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा मेरा जो खर्च है वो और सारे जगहों पे बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा मैं कुछ सेविंग भी कर लूंगा, बैंक में कुछ पैसे डाल दूंगा, एफडी में बना दूंगा। वहीं अगर किसी की इनकम कम है, 50 हजार रुपए पर हेड सालाना इनकम, रोटी, कपड़ा, मकान के बाद उसके पास कोई आमदनी नहीं बचेगी, तो वो अपने दूसरे खर्च, शिक्षा, गाड़ी, मोबाइल, गजेट्स, ये सारी चीजें सेविंग नहीं कर पाएगा वो। इसी एग्जांपल के बेसिस पे मैं इंडिया और चाइना की इकोनॉमी का कंपैरिजन आप लोगों को समझाता हूँ। भारत की जो जीडीपी है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों ये। 22 करोड़ 40 लाख करोड़, अगर आप समझ सके तो 22 करोड़ 40 लाख करोड़ के आसपास की इंडियन इकोनॉमी है ये, जो विश्व की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वही चीन की जो जीडीपी है वो 14 ट्रिलियन डॉलर, दोस्तों हमसे लगभग 5 गुना ज्यादा। तो ये जीडीपी को आप टोटल इनकम समझिए भारत की। और पॉपुलेशन जो है वो 135 करोड़ है, चीन में 139 करोड़ है। आप देख सकते हैं पॉपुलेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमारी 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी
135 करोड़ का पॉपुलेशन, जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का है। 1.5 लाख रुपए का मतलब भारत का हर नागरिक करीब करीब 1.5 लाख रुपए की सालाना आमदनी कमाता है। वहीं चीन का एक नागरिक लगभग 7.5 लाख रुपए की सालाना आमदनी कमाता है। तो दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है एज कंपेयर टू चाइना। तो यहाँ पे यदि पर कैपिटा इनकम कम है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, अगर मेरी पर कैपिटा इनकम कम है, मेरी सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। तो जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मुलेशन, इसको आप इन्वेस्टमेंट के रूप में समझ सकते हैं, ये जो है वो केवल 28% है हमारे टोटल जीडीपी का। वहीं चीन में ये जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 43% है, 43%। तो दोस्तों अब समझिए, अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कम है, अब इन्वेस्टमेंट का होता क्या है, इन्वेस्टमेंट से आगे बिजनेस को लोन दिया जाता है। मैं जो बैंक में पैसा रखता हूँ, बैंक उसे आगे बिजनेसमैन को लोन देती है। बिजनेसमैन उस लोन का क्या करता है, नई मशीनरी खरीदता है, उस नई मशीनरी से नए प्रोडक्शन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी सेविंग ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट कम, प्रोडक्शन कम। तो दोस्तों यदि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर केवल 16% है, वहीं चीन में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 40% है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है, मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम है तो मुझे चीन के ऊपर, विदेशी कंपनियों के ऊपर अपने कंजम्पशन के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए मेरी और चीन के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बड़ी है, 4 लाख करोड़ के आसपास। तो दोस्तों अब जैसे मान लो कि ये प्रोडक्शन चीन में ज्यादा क्यों होता है। दोस्तों एक तो बात है कि चीन के पास मशीनरी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है कि चीन अपने इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब नई नई तकनीकों का इजाद करने के लिए वो एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने जीडीपी का खर्च कर सकता है। जीडीपी चीन का $14 ट्रिलियन की जो जीडीपी है उसका कम से कम 2% हिस्सा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होता है। वहीं भारत का ये जो खर्च है वो लगभग 1% भी नहीं है दोस्तों। तो अगर चीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्च कर रहा है तो उसके जो प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा सुपीरियर होंगे। अगर वो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा सुपीरियर है तो विश्व में उसकी डिमांड, उसके प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा होगी। तो इसी बात पे आप देख सकते हैं कि चीन का जो एक्सपोर्ट है वो उसके जीडीपी का 18% है, और हमारे भारत की जीडीपी का जो एक्सपोर्ट है वो केवल 12% है। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक आपको हमारे और चीन के बीच की जो इकोनॉमी की फासला है वो लगभग कई अच्छी तरीके से समझ में आ गई रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि चीन से जो इंपोर्ट होता है वो भारत में कौन कौन से आइटम्स का होता है। मेनली दोस्तों, जैसा हम अब आज सभी न्यूज में देखते रहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट है वो भारत में चीन से बहुत ज्यादा होता है। जिस प्रकार मोबाइल कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 70% मार्केट शेयर जो है वो चाइनीज कंपनियों के ब्रांड ने डोमिनेट कर रखा है। ओप्पो, वीवो, रेडमी, जाओमी, ये सारी कंपनियों का बोलबाला है इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल एपीआई मतलब आपने पैरासीटामोल, सेराडॉन, ये सारी गोलियों का नाम सुना होगा। इन सारी गोलियों में जो एक बेसिक रॉ मटेरियल यूज होता है उसे कहा जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दैट इज एपीआई। ये एपीआई भी चीन से हम इंपोर्ट करते हैं, और लगभग 70% जो एपीआई हमारा इंपोर्ट होता है वो चीन से होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट, गाड़ियों में जो पार्ट बनते हैं, फर्टिलाइजर, जो खेतों में खाद डलती है, ये सारे इंपोर्ट चीन से होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हम इवन बेसिक गुड्स के लिए भी चीन के इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। बेसिक गुड्स के अलावा दोस्तों, जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारी कंट्री में जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है। पर कैपिटा इनकम कम है तो सेविंग कम है, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है। दोस्तों तो जैसे ये सारी कंपनियां जो आप यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हैं, ओला, स्विगी, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनियां भारत में आज बड़े पैमाने पे अपना बिजनेस जमा चुकी हैं। ये सारी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट जो मिला है वो भी चाइनीज कंपनियों से मिला है। अलीबाबा, टेंसेंट, ये दो बेसिक कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इंडियन स्टार्टअप चाइनीज कंपनियों पे या विदेशी कंपनियों पे क्यों भी डिपेंड रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? बड़ी बेसिक चीज है, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि पर कैपिटा इनकम अगर कम होगी तो बैंक में सेविंग कम होगी, बैंक में अगर सेविंग कम होगी तो बैंक आगे लोन कम देगा। अच्छा, सेविंग कम है, दूसरी बात आप न्यूज में देखते रहेंगे कि बैंक जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या से जूझ रहा है, उसके लोन ऑलरेडी डूबे हुए हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, इन सभी का नाम आपने सुना रहेगा। तो बैंक जो है वो लोन कम दे रहा है। अगर बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन कंपनियों पे डिपेंड होना पड़ेगा।
तो चाइनीज इंपोर्ट और चाइनीज इन्वेस्टमेंट, इसकी जड़ भारत के इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फैली हुई है। 2018 के मुकाबले 2019 में जो चीन का इन्वेस्टमेंट है वो भारत में लगभग दुगुना हो चुका है। $2 बिलियन से लगभग $4 बिलियन का चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत के स्टार्टअप्स में हो चुका है। दोस्तों, हम क्यों डिपेंड कर रहे हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे, या हम क्यों डिपेंड कर रहे हैं चाइना के गुड्स पे? मैंने आप लोगों को अभी समझाया, बार बार वो साइकिल में रिपीट कर रहा हूं। मेरी पर कैपिटा इनकम कम है। अगर मेरी पर कैपिटा इनकम कम है तो मेरा इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट कम है तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कम है, और अगर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो मुझे विदेशी गुड्स पे ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। यहाँ पे एक 1 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था। भागलपुर में चाइना का एक बहुत बड़ा मार्केट है। वहां पे जो बेसिक सेलर्स हैं, जो व्यापारी है, वो कहते हैं कि भैया हम इंडियन गुड्स बेचना तो चाहते हैं, लेकिन इंडियन गुड्स है कहाँ मार्केट में। इंडियन गुड्स क्यों नहीं मार्केट में? क्योंकि इंडियन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। क्यों मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है, उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर नहीं है। जी हाँ दोस्तों। अब इसके अलावा एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे आ गया। दोस्तों, आज की तारीख में मैं बात करूं तो लगभग 42% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, हमारे देश की जो जनसंख्या है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है अपनी आमदनी के लिए। तो अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मेरे फार्मर सुसाइड करेंगे, हमारे यहाँ के फार्मर की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, उनको उनके फसलों की सही कीमत नहीं मिलेगी। आप सभी को पता है, जो प्याज मैं यहाँ पे आज 30 रुपए किलो पे खरीदता हूँ, मैं एज अ कंज्यूमर 30 रुपए किलो देता हूँ, फार्मर को उसकी प्राइस 2 या 3 रुपए या 4 रुपए से ज्यादा नहीं मिल पाती है। तो काफी बड़ा गैप है। फार्मर को अपने फसल की, अपने प्रोड्यूस की एक अच्छी कमाई नहीं मिल पाती है। अगर फार्मर को अच्छी कमाई नहीं मिलेगी तो फार्मर का कंजम्पशन कम होगा। कंजम्पशन कम होगा, सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो मेरे देश में मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। तो अगर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है तो मेरे देश के कम से कम 40% लोगों की इनकम डेवलप नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या मैं चीन के गुड्स का बहिष्कार कर सकता हूं? जी नहीं दोस्तों। इमीडिएट बाइकआउट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो चीन से माल आता है, जैसे मैं मोबाइल फोन की बात करूं, 70% मोबाइल फोन जो है हमारे देश में चीन से आते हैं। क्यों? क्योंकि चीन के मोबाइल फोन की लागत काफी कम है, उसकी कॉस्ट काफी कम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखी है, मैं सालाना या महीने की 40,000 रुपए की रेंट पे करता हूं अपने कोचिंग के जगह की। मेरे पास 100 स्टूडेंट आते हैं, तो पर हेड एक स्टूडेंट के पीछे जो रेंट का खर्चा होता है वो केवल 400 रुपए है। 40,000 डिवाइड बाय 100। वहीं अगर केवल 50 स्टूडेंट आए तो ये जो पर हेड कॉस्ट है वो 800 रुपए चले जाएगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो मेरा जो कॉस्ट है वो पर यूनिट ज्यादा होगा, तो मेरी फीस ज्यादा होगी। ठीक उसी तरीके से अगर मेरे पास चीन के पास जो है वो बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत बड़े स्केल पे अगर प्रोडक्शन हो रहा है, पूरे विश्व भर में चीन के गुड्स की डिमांड है, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो काफी कम रहेगी। पर यूनिट कॉस्ट कम है, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि चीन के गुड्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी। तो अगर मुझे चीन के गुड्स के बराबरी करनी है तो सबसे पहले मुझे अपने आप को तैयार करना होगा, हमारे डोमेस्टिक कंपनियों को तैयार करना होगा। जी दोस्तों, जैसे मैं आपको पतंजलि का एग्जांपल देता हूँ। पतंजलि जब मार्केट में आया था तो उस समय विदेशी कंपनियों का बोलबाला था। हम टूथपेस्ट के नाम पे कोलगेट और पेप्सोडेंट के अलावा दूसरे किसी ब्रांड को नहीं जानते थे। लेकिन धीरे धीरे पतंजलि ने अपनी पहचान बनाई, स्वदेशी कह के उसने अपने मालों को हमारे देशी व्यापार में उतारा, और हम भारत के लोगों ने पतंजलि को एक्सेप्ट किया, तो पतंजलि आज स्थापित हो चुका है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर मुझे चाइनीज कंपनियों के गुड्स का बहिष्कार करना है तो सबसे पहले मुझे मेरी देशी कंपनियों को तैयार करना होगा। और इसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल लघु उद्योग दोस्तों। लघु उद्योग कम से कम 30% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है। जी हाँ दोस्तों, और लगभग 70% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे लघु उद्योग से होती है। तो इस लघु उद्योग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप लिए हैं।
अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लघु उद्योगों को कंसेशनल लोन दिया जा रहा है। ये सारे स्टेप जो है वो हमारे लघु उद्योग को एक विकसित करने में बहुत बड़ा स्टेप है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बूस्ट करना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर का मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट होगा तो 40% पॉपुलेशन की इनकम जो है वो डेवलप होगी। इनकम डेवलप होगी, सेविंग डेवलप होगी, इन्वेस्टमेंट डेवलप होगी और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो 100 बात की एक बात, चाइना का बहिष्कार करने से पहले हमें खुद तैयार होना पड़ेगा। जी दोस्तों, जैसे ये एक ट्वीट है आनंद महिंद्रा जी का। क्या हुआ था कि जब 59 ऐप बंद हुए थे तो चाइना की जो एक मीडिया है उसने भारत का मजाक उड़ाया था। उसने कहा था कि आप चीन का बहिष्कार तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम भारत का बहिष्कार करना भी चाहें तो चीन में भारतीय प्रोडक्ट है ही नहीं। उसने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तो इस पे आनंद महिंद्रा जी ने रिप्लाई करके कहा कि आपके इस कमेंट को मैं एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। थैंक यू फॉर दी प्रोवोकेशन। जी हाँ दोस्तों, अब हमें तैयार होना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब आत्मनिर्भर भारत का संदेश देते हैं, लोकल के लिए वोकल बनने का एक संदेश देते हैं, तो ये सारी चीजें, बाइकआउट चाइना, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आइए दोस्तों, हम भी आनंद महिंद्रा जी के साथ में ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और अपने देश को स्वावलंबित बनाते हैं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक रिलेशनशिप में इंडिया और चाइना के बीच में आज तक का सफर इतना ही। इसके अलावा मैं और एक वीडियो बनाना चाहूंगा अपनी इस सीरीज का, जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे भारत और चीन की क्या पोजीशन है। जैसे हम देखते रहेंगे कि नेपाल, श्रीलंका, ये सभी जो जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, सब के सब चीन के इन्फ्लुएंस में आके भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके में भारत का क्या स्टेप होना चाहिए, हमारा मित्र कौन है, हम किस तरीके से इंटरनेशनल फोरम पे चीन को काउंटर कर सकते हैं, इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, ताकि इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट पे हम सभी को ये एक होलिस्टिक व्यू मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा कैसा लगा हमारा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सर।